हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है और बहुत ही इजी कंसेप्ट होने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। भैया, आसपास की सराउंडिंग जो भी आप इंटरेक्ट करते हो, अपने आसपास महसूस करते हो, वो सब क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो आज के टाइम पर तो आपको पता ही है एनवायरमेंटल के क्या क्या क्राइसिस हो चुके हैं, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में भी हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टॉपिक से। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो यही मिल जाएगी, जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एरिया के अंदर टुगेदर, वो सब मिलकर जो है नॉन लिविंग आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं और उन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? इकोसिस्टम। मतलब एक एरिया होता है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं आपके। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जब भी ए लग जाता है तो उसका मतलब अपोजिट उल्टा हो जाता है ना, मतलब मीनिंग उल्टा हो जाता है उसका। तो अबायोटिक में क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक में तो मेनली आपके एनिमल्स और प्लांट्स आ गए, और अबायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी, है ना। तो ये ना दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं उसे हम, और दूसरा होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल्स में क्या क्या आ जाएगा? लेक आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा? सी, समुद्र आ जाएगा आपका, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। फॉरेस्ट आ जाएगा, डेजर्ट्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम है। और वेरएस अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो गार्डन, गार्डन आपके द्वारा बनाया गया है जहाँ पे पेड़ पौधे, मिट्टी, ठीक है, पानी, हवा, कीड़े मकोड़े, थोड़े बहुत जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक्वेरियम। आप अपने घर में एक सुंदर सा एक्वेरियम रखते होंगे जहाँ पे मछलियाँ जो है पानी से, वहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें और रखते हो ना आप, उन सब चीज़ों से इंटरेक्ट करती रहती है ना। तो वो भी आपका एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं ना, अब पूरे ब्रह्मांड मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर ना अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का? तो वो हमारे दिमाग में आता है सन, है ना। अगर सन नहीं होगा, समझना, तो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया नहीं होगी तो भैया पेड़ों में खाना नहीं बनेगा। तो पेड़ों में खाना नहीं बनेगा तो हार्बीवोरस मारे जाएंगे। हार्बीवोरस मारे जाएंगे तो भैया कार्निवोरस और ओमनीवोरस क्या करेंगे? बैठ के वो भी स्वर्ग सिधार जाएंगे, है ना, या नरक सिधार जाएंगे, जहां पे भी जाना है। तो अल्टीमेटली बात करूं ना, तो सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ लाइफ भी बोल सकता हूं मैं एक तरीके से, वो हमारा सन है। ठीक है, और इस सन की वजह से ना हमारे जितने भी पृथ्वी के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन की, अगर ये लाइट बंद हो जाए, तो सूरज ठप हो जाए, तो फिर क्या होगा? आप सब भी ठप हो जाओगे और 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अब। देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म की इस इकोसिस्टम के अंदर ना एक पर्टिकुलर रोल होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं छोटे छोटे डिकम्पोजर्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो अपनी एक्टिविटीज की वजह से क्या करते हैं? चीजों को डिकम्पोज करते हैं। अगर वो डिकम्पोजिशन ना हो ना, तो हमारी सराउंडिंग और ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी, है ना। अब आप क्या करते हो? देखो, आप गार्बेज का इस्तेमाल करते हो, गार्बेज फेंकते हो बाहर, है ना, मतलब सामान इस्तेमाल करके गार्बेज बाहर फेंक दिया। अब बाहर फेंकने से क्या होता है? वो कहाँ जाता है अल्टीमेटली, है ना, वो इधर उधर एनवायरमेंट को ही खराब करता है। लेकिन ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? आपकी बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाए उन चीजों को तो ठिकाने लगा देते हैं। पर समस्या तो भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल की है, जो ठिकाने नहीं लग पाते हैं, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले समझते हैं फूड चैन। ठीक है, फूड चैन एंड वेब्स दोनों समझते हैं। अब यहाँ पर देख रहे होंगे अच्छे खासे पेड़ पौधे हैं। कौन खा गया? हिरन। हिरन को कौन खा गया? टाइगर। तो एक चैन बंधी हुई है यहाँ से यहाँ तक की, ईटिंग की, फूड की, है ना। ये देखो, पेड़ पौधे थे, लोकस्ट खा गया, टिड्डे खा गए, टिड्डे को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को एक गिद्ध खा गया, है ना। तो एक सीरीज चल रही है यहाँ पे फूड की, इसे फूड चैन बोलते हैं। समुद्री घास को स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को फिश, फिश को जो है सीगल जो भी है खा गया, क्रेन ब्रेन जो भी है ना। तो ये फूड चैन कहलाती है हमारी। क्या कहलाती है? फूड चैन कहलाती है। और इनको तो पता ही है ना, एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, उसी से अपना वो खाना बना लेते हैं। अब बात समझते हैं एक छोटी सी। ठीक है, सबसे नीचे लेवल पे होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो खाना बनाते हैं। प्लांट वगैरह आ गए, है ना, एल्गी वगैरह हो गई, और कुछ बैक्टीरिया भी हो गए, ये भोजन बनाते हैं। अब आगे प्राइमरी कंज्यूमर, जिनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इनका जो है थोड़ा कम बनाया गया है। ये लोग इन पे फीड करते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलें तो ये प्रोड्यूसर है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, ये भी आपका सेकेंडरी है, और ये फाइनली टर्शरी है। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी आपके बहुत हो सकते हैं कि चैन के अंदर, वो अलग अलग डिपेंड करता है। अब बात करें एनर्जी ट्रांसफर की, कि कितनी एनर्जी जो है पास ऑन की जाती है नेक्स्ट लेवल पर, तो बात करें सिंपल सी, सनलाइट जो है, सूरज से जो रोशनी आ रही है, वो 1% जाती है किसके पास? प्लांट के पास। अब प्लांट्स के बाद से 10% जो है आगे बढ़ती जाती है। जैसे 10% गई हार्बीवोरस से, ठीक है, फिर उसके बाद 10% गई प्राइमरी कंज्यूमर्स, सॉरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स पे। तो मतलब 10-10% एनर्जी का फ्लो होता रहता है। इसी को हम 10% एनर्जी लो भी बोलते हैं। ठीक है,
ये काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसको जरूर पढ़ के जाना, है ना। हाँ, तो भैया फूड चेन में आपको एक रिलेशन पता लगा कि किस तरीके से एनिमल एक दूसरे को खाते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, ये देख लो। ये बन गया भैया पूरा मकड़ी का जाल, वेब बन गया यहाँ पर। जब कई सारी मल्टीपल फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, देन वी से दैट द रिप्रेजेंटेशन इज फूड वेब। ठीक है, क्या बन जाता है, पूरा का पूरा फूड वेब बन जाता है। यहाँ देखो क्या गुत्था गुत्थी हो रही है। अब ये जैसे समुद्री घास का एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा। इसको खाने वाला चूहा भी है, इसको खाने वाला ये खरगोश भी है, इसको खाने वाला मोर भी है, इसको ये बकरी भी खा रही है, ये पता नहीं क्या क्या खा रही है, भेड़ बकरी। ठीक है, तो जब मल्टीपल आपके इंटरेक्शन हो जाते हैं ना, तो उस केसेस में फूड वेब बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब मल्टीपल फूड चैन आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे देखो, कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है। देखो ये फ्रॉग था, इसको सांप भी खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है ना। तो ऐसे ही इसको ही बोलते हैं। अब सबसे लेवल पे यहाँ पे सनलाइट थी, है ना। 1% एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर को गई, प्रोड्यूसर से 10% आगे हार्बीवोरस को गई, फिर 10% कार्निवोरस को, फिर टॉप कार्निवोरस को। इस तरीके से जो है हमारी आगे प्रोड्यूस होती रहती है चैन। ठीक है, अब ये चाहे लैंड पे हो चाहे आपकी एक्वेटिक में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन्स। इससे पहले वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी भाई, क्या कह रहा है ना। फ्रॉम एक और फूड चैन में एक है कि प्रोसेस है, जैसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडीज में घुस जाते हैं फूड के थ्रू, फूड चैन के थ्रू। इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि किस तरीके से पानी पोल्यूटेड होता है। तो सबसे मेन कारण तो ये है कि हम पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ना खेतों वगैरह में। तो ये केमिकल जो है आपके पानी के साथ मिट्टी के अंदर मिलकर मतलब आगे चले जाते हैं, या प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन्हें वाटर एंड मिनरल्स के साथ। फिर ये जो है एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से फूड चैन में एंटर करते हैं केमिकल्स और हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं हर एक आगे वाले ट्रॉपिक लेवल में। ह्यूमन बींग्स जो है टॉप लेवल में आते हैं फूड चैन में, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन केमिकल्स की हमारी बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, हम समझते हैं। ठीक है, पीछे डायग्राम से समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसकी हालत देखते हैं, इस गजोदर लाल की। इस गजोदर लाल की हालत क्या है, ये कई सारे मल्टीपल जानवरों को खा रहा है ना। अब समझना, जो अब ये सारे इसको भी खाया, इसको भी खाया, सपोज करो इसे भी खाया, इसे भी खाया, तो इसके सारे केमिकल्स पॉइजनस इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, जितनी ऊपर ट्रॉपिक लेवल पे जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको कंसंट्रेशन मिलने वाली है पॉइजनस सब्सटेंस की, जो हमने पेड़ों के अंदर डाली थी कीड़े मकोड़े मारने के लिए, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये पेपरों में जरूर आता है, तो जरूर याद करके जाना। ठीक है, हाँ, सिंपल हम इनको वॉशिंग वगैरह से भी नहीं हटा सकते हैं, तो भैया मरना सबका तय है। 2026 में दुनिया खत्म है। ठीक है, दूसरी बार बोल रहा हूँ। अब आया भैया मेन मुद्दा, ये एक्टिविटीज हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से खराब करती हैं। अरे भैया ये सब तो आप अच्छे से जानते हो कि हमारी एक्टिविटीज किस तरीके से एनवायरनमेंट को खराब करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया ओजोन लेयर की, है ना। ओजोन क्या होता है, एक केमिकल है O3। कैसे बनता है वो देखते हैं। ऑक्सीजन, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा, O2 प्लस में ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम मिलकर बन जाता है O3। ये वैसे तो ओजोन जो है ना पॉइजनस है, ये हमारे शरीर में गया तो हम गए ऊपर, है ना। बट लेकिन ये हमारे लिए भैया लाइफ गिवर है, हमारी जान बचा रखी है इसने। कैसे, एक्चुअली क्या है, ये सूरज से आने वाली हमारी जो अल्ट्रावोलेट रेडिएशन है ना, उनकी इंटेंसिटी को कम कर देता है बाय एब्जॉर्बिंग। उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, जिसकी वजह से हमारे शरीर तक पहुंचने वाली जो यूवी की इंटेंसिटी है वो काफी कम होती है। अदरवाइज अगर ये ना हो तो ये स्किन कैंसर जैसी बीमारी हमारे अंदर कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज एक्ट एज ए लाइफ सेवर फॉर अस। हमारे लिए क्या है, ये लाइफ सेवर है। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन और O2 का मॉलिक्यूल यूवी के अंडर में ये टूट के सिंगल सिंगल एटम बन जाते हैं। यही सिंगल एटम O2 से रिएक्ट करके O3 ओजोन का निर्माण भी करते हैं। एटमॉस्फेयर में ओजोन की जो प्रेजेंस है ना, वो बड़ी तेजी से कम होने लगी 1980s में, क्योंकि हमने कई सारे सिंथेटिक केमिकल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होता था, उसकी वजह से होने लगा। तो 1987 में यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट जो है साइन किया कि हम CFC की प्रोडक्शन जो है कम कर देंगे। और ये कब हुआ, 1986 में हुआ, बंद कर देंगे बिल्कुल। अब जितनी भी कंपनीज थी उनको अब जो रेफ्रिजरेटर्स बनाने थे वो CFC फ्री बनाने थे, उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना था, है ना। चलो, अब आया मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। वैसे तो देखो हमारे घर में क्या होना चाहिए, दो अलग अलग डस्टबिन होनी चाहिए, है ना। जिसमें क्या हो, एक में गीला कचरा आता है, ऑयल वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं वो अलग आ जाती हैं, और एक बायोडिग्रेडेबल वाला होता है जिसमें क्या होता है कि छिलके वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के वो होने चाहिए, है ना। पर हम तो भैया महान, हम तो एक ही कचरे में फेंकेंगे। तो मैं नहीं कह रहा, हमारे घर में भी सेम ऐसे ही है। तो चलो देखते हैं आगे क्या। अब सबसे बड़ा झंझट पता है क्या है, अब झंझट है इस गार्बेज का। ये गार्बेज का करे तो करे क्या, है ना। अब बायोडिग्रेडेबल वाले जो होते हैं वो तो चलो निपट जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया वैक्टीरिया जो भी है उन्हें डिग्रेड करके खत्म कर देंगे। बट मेन दिक्कत तो है भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उन्हें पचा देते हैं।
अब समझो कि वही एंजाइम्स अगर हमारी बॉडी के अंदर उस खाने को ना पचा पाए तो क्या होगा। एंजाइम्स जो होते हैं ना वो अपने एक्शन में बड़े स्पेसिफिक होते हैं और हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम कोयला कोयला खाएं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ये बात तो भाई यार बड़ी अजीब लिखी है इसके अंदर। हाँ ठीक है, अब ऐसे थोड़ी ना पेट्रोल पी के मुंह से आग निकलने लग जाएगी है ना। तो इसलिए क्या है, ह्यूमन मेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, ये तो भैया बैक्टीरिया के बस की बात नहीं है इनको डिग्रेड करना। पॉलीथीन वगैरह हो गई ना, है ना। और अगर इनको हम फिजिकली बात करें हीट वीट करके इन्हें जलाने वलाने की, तो तब भी क्या होता है, एनवायरमेंट में बड़ा पोल्यूशन होता है, ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं। फिर वही हम इनहेल करेंगे तो फिर हमारा अल्टीमेटली हमारे कोई परेशानी है ना। तो ऐसे में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जिनको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता इन सिंपलर फॉर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इनको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हम। तो इन सबको ठिकाना लगाना ना थोड़ा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी लाइफस्टाइल तो भले ही हमारी इंप्रूवमेंट होती जा रही है, उसी के हिसाब से वेस्ट मटेरियल भी हमारा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए चीज़ें जिनको हम डिस्पोज कर सकते हो। जो चीज़ हम उस चीज़ों में पैक करें सामान को जिसको डिस्पोज किया जा सकता हो, तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज भैया 2026 में तो दुनिया खत्म है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, समझो आज के टाइम पे क्या क्या तरीके अपना रहे हैं वेस्ट को खत्म करने के लिए। पहले क्या करते थे ये लोग, पानी के अंदर डाल देते थे, है ना। फिर उसके बाद आया कि क्या करें, जमीन के अंदर डंप कर देते हैं, गड्ढा खोदते हैं बहुत बड़ा, वहां पे डाल देते हैं। अब जमीनें भी क्या होने लग गई, पोल्यूटेड होने लग गई। अब क्या करें, अब बीच में क्या करने लग गए थे, सारा भर भरा के कचरा रेडियो एक्टिव फलाना ढिमकाना स्पेस में भेज दो। अब स्पेस को भी कचरा बना रहे हैं, समुद्र को कचरा बना चुके हैं, जमीन को कचरा बना चुके हैं। तो रहने के लिए बचेगी क्या जगह, कुछ बचेगी नहीं ना। तो बस इसी के बेस पे हमारा चैप्टर था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मिल रहा है और हम तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें, हम भी इसी तरीके से रफ्तार पकड़े रखेंगे। थैंक यू।